हेलो दोस्तों, वेलकम टू टोलेरियस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग गेट नेट CSIR नेट को लेकर हम लोग एक सीरीज पढ़ रहे थे और उस सीरीज में हमने पहला लेक्चर किया था और आज हम लोग सेकंड लेक्चर करेंगे। और वो जो लेक्चर था वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का था और उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी और आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको दोबारा से फिर से बता देता हूँ कि ये लेक्चर केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एक चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एक टॉपिक JTD के ऊपर चल रहा है और हम लोग ये जो टॉपिक है इससे कंटिन्यू करेंगे और इससे आगे हम लोग जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं किस किस एग्ज़ाम में मैं दोबारा बता देता हूँ। गेट के आपके जो एग्ज़ाम हैं उसके अंदर और IIT JAM के अंदर जो आपका एग्ज़ाम है उसके अंदर और आपका जो CUT PG है, ठीक है, CUT PG है इसके अंदर और आपका BSc अगर किसी ऑनर्स सब्जेक्ट है, MSc है, इन सब के अंदर ये जो आपका जो टॉपिक है ये आने वाला है। क्योंकि हम लोग इसके बाद में जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ करेंगे JTD के बाद में, ठीक है, वो सारी LFT पढ़ेंगे और जो भी आगे की हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते थे वही रिएक्शंस यहाँ इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे SN1 SN2 रिएक्शन हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते थे वैसे ही यहाँ पर रिएक्शन होती है, वो भी रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो टॉपिक शुरू किया था हम लोग उसके बारे में सबसे पहले क्या क्या पढ़ा था वो हम लोग दोबारा से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले JTD के बारे में जाना। JTD से पहले हमने डिस्टॉर्शन के बारे में जाना कि डिस्टॉर्शन क्या होता है और डिस्टॉर्शन से बाद में हमने जॉन टेलर थ्योरम के बारे में जाना और जॉन टेलर थ्योरम के बाद में हमने जॉन टेलर थ्योरम क्या होती है कि कोई भी सिमेट्री, मैं दोबारा से थोड़ा रिव्यू कर देता हूँ कि कोई भी सिमेट्रिकल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है उसकी जो सिमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। मतलब सिमेट्री क्या हो जाती है, अनसिमेट्रिकल। कोई भी कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, अनसिमेट्रिकल हो जाता है। कॉम्प्लेक्स अगर अनसिमेट्रिकल हो जाता है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, स्टेबिलिटी है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे और इसके चलते हम लोगों ने यहाँ पर JTD के टाइप्स पढ़े थे और JTD के टाइप्स के अंदर हम लोग दो टॉपिक पढ़े थे, एक Z आउट और एक Z इन। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक ED स्टेट का भी जिक्र किया था। ED स्टेट क्या होती है, ED स्टेट आपका अनसिमेट्रिकल को प्रेजेंट करती है, मतलब JTD को प्रेजेंट करती है। जिस भी ऑर्बिटल के अंदर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, चाहे वो D1 हो, चाहे वो D2 हो, चाहे वो आपका D4 हाई स्पिन हो, ठीक है, और आपका D5 जो लो स्पिन हो, तो ये सारे जितने भी ये अनसिमेट्रिकल हैं और इन सभी के अंदर हमने ED स्टेट का जिक्र किया था। फिर हमने Z आउट के बारे में पढ़ा था और हमने D4 या फिर D4 की बात की थी हमने। ठीक है, D4 में हम लोगों ने एक बात की थी, D4 हाई स्पिन में हम लोगों ने बात की थी कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो EG में चला जाता है क्योंकि नीचे T2G होता है। T2G में हमने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो EG में गया। पर EG में भी क्या है, 2 स्टेट है, मतलब इसकी भी माइक्रो स्टेट 2 हो जाती है। क्या हो जाती है, कौन कौन से ऑर्बिटल, DX स्कोर, Y स्कोर और DZ स्कोर। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टडी की है वो DZ स्कोर की स्टडी कर ली थी कि अगर वो इलेक्ट्रॉन EG1 में है और EG1 में होने के बाद अगर वो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर DZ स्कोर के अंदर है तो वहाँ पर हमारा जो रिपल्सन है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका मैं रीज़न में फिर से आपको बता दूँ कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जैसे अपन लोग एक्सिस बनाते हैं तो एक DZ स्कोर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, DZ स्कोर, Z एक्सिस, इसको हम लोग Z एक्सिस मान लेते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन DZ स्कोर के अंदर है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन अगर Z स्कोर के अंदर है तो आने वाला जो लीगेंड है वो यहाँ से क्या करेगा, रिपल्सन फील करेगा। क्या करेगा, रिपल्सन फील करेगा। और जो DX स्कोर Y स्कोर है, यहाँ पर जो DX स्कोर Y स्कोर है, ठीक है, वो जो आपका है वो DX स्कोर Y स्कोर क्या करेगा, अट्रैक्ट फील करेगा। किसको, लीगेंड को अट्रैक्शन फील करेगा, जिसके कारण यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि Z इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसमें, DX स्कोर Y स्कोर में। इस DX स्कोर Y स्कोर में Z इफेक्टिव बढ़ जाता है
और डी जेड स्कोर वाई स्कोर में जेड यहाँ पर जेड इफेक्टिव घट जाता है और यहाँ पर जेड इफेक्टिव आपको बता दूं कि घट जाता है। और इस जेड इफेक्टिव घटने के कारण क्या हो जाता है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इलोंगेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जेड आउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है इसलिए यहाँ पर जेड इफेक्टिव कम हो रहा है। और जेड इफेक्टिव कम हो रहा है इसका मतलब यहाँ से आपका जो मेटल के जो दो बॉन्ड है, एक्सियली जो दो बॉन्ड है वो 4 के कंपैरिजन में थोड़े से क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहा गया है, जेड आउट कहा गया है, या फिर एक्सियली क्या हो गया है, इलोंगेशन हो गया है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे। हम लोग जा रहे हैं सेकंड कंडीशन पे जा रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, वो है अगर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, मैं फिर से बता दूं कि D4 सिस्टम है और D4 में हाई स्पिन है। D4 में क्या है, हाई स्पिन है। तो हाई स्पिन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग भरते हैं तो क्या करते हैं, T2G में भरते हैं, T2G में भरते हैं और EG में भरते हैं। ठीक है, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और EG में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हमें पता है कि EG में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक DX स्क्वायर होता है, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है और दूसरा DZ स्क्वायर होता है। ये आप लोगों को पता है। यहाँ पर हमने जो पहले स्टडी किया था वो DZ स्क्वायर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हमने पहले से ही फिल कर दिया था और वो पहले हमने एक कंडीशन पढ़ ली थी। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम लोग फिल कर देते हैं तो ये कौन सी कंडीशन बन जाएगी, जेड आउट बन जाएगी। और ये हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम जो अगले कंडीशन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर उसके कुछ न्यूमेरिकल भी हमने कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर JTSE जो CFAC है, JTSE है, टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, वो सभी हम लोगों ने कर लिए। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर इसमें चला जाए, इसके कंपैरिजन में, या इससे नहीं, अब DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में अगर हमारा चला जाए तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर मैं इसको जेड को ऐसे, थोड़ा मेरा हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, आपको एक्सिस ड्रॉ, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ होता है, एक्सिस के ऊपर। मैं दोबारा बता देता हूँ, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ होता है, एक्सिस पे होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको x बना लूँ और ये y है तो ये z हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में है, मतलब इसके अंदर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो हमारा जो लीगेंड आएगा, लीगेंड में क्या होता है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो वो जो यहाँ से आएगा तो वो यहाँ पर क्या करेगा, रिपल्सन फील करेगा। वो यहाँ पर क्या करेगा, रिपल्सन फील करेगा। ठीक है, यहाँ पर रिपल्सन फील करेगा। और अगर रिपल्सन कंपेरेटिवली फील करेगा इसके कंपेरेटिव में, किसके, DZ स्क्वायर के कंपेरेटिव में, यहाँ पर रिपल्सन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिगेंड है, लिगेंड अप्रोच करेगा, लिगेंड अप्रोच करेगा तो पहले के कंपैरिजन में यहाँ पर ऑर्बिटल खाली है। अगर खाली ऑर्बिटल है तो यहाँ पर जो रिपल्सन है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, यहाँ पर रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ पर रिपल्सन कम होगा तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है, वो जो ऑर्बिटल है वो इस मेटल के सेंटर के द्वारा क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। मेटल के सेंटर के द्वारा क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो वहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो डी जेड स्क्वायर वाले जो ऑर्बिटल की इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, और कंपेरेटिवली यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसके अंदर में यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड इफेक्टिव कम होने से इस पूरे में बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ से आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं कि यहाँ से आप लोगों को कि एक्सियली इलोंगेटेड कैसे हो जाता है, सॉरी एक्सियली कंप्रेस्ड कैसे हो जाता है कोई भी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से ये क्या हो गया है, कंप्रेस्ड हो गया है। इसकी जो 2 शॉर्ट हो गए हैं और 4 बॉन्ड क्या हो गए हैं, लॉन्ग हो गए हैं। ठीक है, 4 बॉन्ड क्या हो गए हैं, लॉन्ग हो गए हैं। 2 बॉन्ड क्या हो गए हैं, शॉर्ट हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर 4 बॉन्ड क्या हो गए हैं, लॉन्ग हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो कंप्रेस्ड हुआ है, ठीक है, ये एक्सियली क्या हो गया है, कंप्रेस्ड हो गया है, एक्सियली कंप्रेस्ड हो गया है। ठीक है, एक्सियली मतलब यहां पर हम लोग एक और वर्ड कर सकते हैं कि इसको जेड की डायरेक्शन में क्या हो गया है, ये कंप्रेस्ड हो गया है। ठीक है, जेड की डायरेक्शन में कंप्रेस्ड हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने ये समझ लिया कि यहाँ पर ये जो कंप्रेस्ड वाला जो स्ट्रक्चर है या फिर ये डिस्टॉर्शन है वो कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, अगर अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम लोग क्या करते हैं, हमने जेड आउट पी पढ़ा। अब ये जो हमने डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर है ये हमारा क्या है, जेड एन है। ठीक है, ये क्या है, जेड एन है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा जेड आउट है और कौन सा जेड इन है, और किस में रिपल्सन ज़्यादा होता है और किस में रिपल्सन कम होता है। हम लोग इन दोनों में आपस में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं ताकि आप लोगों को साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती रहे। यहाँ पर मैं क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ। ठीक है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जेड आउट है। आपको जेड आउट के लिए करेक्ट ऑप्शन बताना है। जेड आउट के लिए आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन है आपका डी जेड स्क्वायर 1 डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स जेड डी वाई जेड डी एक्स वाई। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर इसमें 0 और इसमें 1, ये ए है आपका, और बी कह रहा है आपका डी एक्स जेड है, बराबर क्या रह जाएगा, डी वाई जेड रह जाएगा। इसमें भी 1, इसमें भी 1। इसकी जो एनर्जी है वो सबसे मिनिमम है, डी एक्स वाई, और उसके बाद में डी जेड, और उसके बाद में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में सी आपका ऑप्शन है डी एक्स जेड डी वाई जेड बराबर डी जेड एक्स 1 1 1। ठीक है, और ये T2G की बात कर रहा है, मतलब कुल मिला के डी जेड स्क्वायर 1 है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को, और चौथा ऑप्शन आप लोग नन लिख दीजिए। ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन आएगा, अब आंसर इसी के अंदर छुपा हुआ है। ये कह रहा है कि जेड आउट देखना है, तो आप लोग सीधा इस क्वेश्चन को देखते हुए आराम से इसको आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि जेड आउट में हम लोगों ने पीछे डायग्राम जो कल वाली PDF है उसके अंदर आप लोग जब देखोगे, अपने नोट्स खोल के देखिएगा, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा
कि हम लोगों ने जब इसको T2G, ठीक है, और स्प्लिटिंग किया था T2G को और EG में, उसके बाद में हम लोग EG को किया था, तो EG में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिपल्सन Z की डायरेक्शन में हुआ, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन किस में था, DZ स्क्वायर में था, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, Z आउट की बात कर रहे हैं, Z आउट की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, DZ स्क्वायर में है, ठीक है। तो DZ स्क्वायर के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो सब यहाँ रिपल्सन हो जाता है, ठीक है। अब T2G के कंपैरिजन में तो इसकी एनर्जी ज़्यादा ही है, T2G के कंपैरिजन में तो इसकी एनर्जी ज़्यादा ही है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है हमें, यहाँ ये T2G है, यहाँ तक T2G है, ठीक है, ये EG है, ठीक है, ये EG है, और उसके बाद में यहाँ पर हमारा माइक्रो स्टेट DZ स्क्वायर की एनर्जी कम होती है और DX स्क्वायर Y स्क्वायर की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ऑप्शन अपना क्या चला जाता है, बी ऑप्शन चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आप क्वेश्चन और कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ JTD, ठीक है। JTD के लिए आपका करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा ऑफ एक्सटेंड ऑफ JTD, ठीक है। तो ए आपका है ऑक्टाहेड्रल, टेट्रा, स्क्वायर पिरामिडल, बी आपका है स्क्वायर पिरामिडल, ऑक्टा, टेट्राहेड्रल, सी आपका है ऑक्टा, स्क्वायर पिरामिडल और टेट्राहेड्रल, डी आपका है ऑक्टा। ये क्वेश्चन आपके लिए स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, और टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है और आपको इसको कल तक आंसर बताना है, या कमेंट में आप लोग इसकी ट्राई कीजिए और फिर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर थ्योरी आई थी मिनिमम रिपल्सन की, ठीक है। मिनिमम रिपल्सन की मतलब यहाँ पर हम लोग दो बात की थी। एक बात की थी हमने Z आउट की, ठीक है, एक बात की थी हमने Z इन की, ठीक है। अब Z ये दोनों किस में, EG में, EG में इलेक्ट्रॉन के होते हैं, उस टाइम हमने बात की थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने बात की थी Z आउट में, उसमें क्या था, ये Z वाला, इसमें जब लिगेंड अप्रोच करता है, मान लो कि ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। DZ स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन है और DX स्क्वायर Y स्क्वायर में 0 है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ, किसके कंपैरिजन में, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ DX स्क्वायर Y स्क्वायर में, DX स्क्वायर Y स्क्वायर में। यहाँ पर कितने सारे लिगेंड है, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कंपेरेटिवली DZ स्क्वायर के कंपैरिजन में यहाँ पर DX स्क्वायर Y स्क्वायर के अंदर क्या हो रहा है, रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मोर रिपल्सन, ठीक है, मोर रिपल्सन हो रहा है। तो यहाँ पर स्टेबल क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है। और यहाँ पर लेस रिपल्सन तो मोर स्टेबल, ठीक है।
ये कंपैरेटिवली देखा गया है ताकि हम लोग यहाँ पर जेड आउट और जेड इन के अंदर अगर हमें यहाँ पर स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जेड आउट है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली जेड इन के, ठीक है, स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन समझ लो या फिर एग्जाम्पल समझ लो, आप लोग करवाता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास कॉपर है और कॉपर में अमोनिया है, ठीक है, और 2+, तो कॉपर 2+ में, कॉपर 2+ में हमारा क्या होता है, D9 होता है। कॉपर 2+ में D9 होता है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि इसमें क्या रहेगा, जेड आउट रहेगा या फिर जेड इन रहेगा। हमें क्या बताना है, जेड आउट रहेगा या फिर जेड इन रहेगा। तो ये D9 रहेगा। D9 रहने के बाद हम लोग अगर इसको इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो यहाँ पर T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। Eg में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, Eg में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3, 6 3 9 हो गए। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब जैसे dz स्कोर है और dx स्कोर y स्कोर है, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसमें भरता हूँ एक बार, ठीक है, और दूसरी बार इसमें भरता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि जो रिपल्सन है वो ज़्यादा किस में हो रहा है, dx स्कोर y स्कोर में होता है। dz स्कोर में कंपेरेटिवली कम रिपल्सन होता है और ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो यहाँ पर जेड आउट की तरफ इशारा करता है क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन कम है, इसलिए यहाँ पर ये जो इसका जो आंसर होगा वो जेड आउट होगा, ठीक है। क्या होगा, जेड आउट आंसर जाता है क्योंकि यहाँ पर जेड इन के कंपैरिजन में, और इस वजह से यहाँ पर 2 बॉन्ड क्या हो जाते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं, और 4 बॉन्ड क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। चलो इतनी देर तो हम लोगों ने ईजी की बात कर ली कि ईजी के अंदर की इलेक्ट्रॉन अगर फील्ड है तो हम लोग किस तरह से यहाँ पर जेड आउट होगा या फिर जेड ऑन होगा। अगर T2G में डिस्टॉर्शन है तो हम लोग कैसे इसको स्टडी करते हैं। अगर हमारे पास ईजी में है तो कैसे स्टडी कर लिया, ये कर लिया है। अगर हमारे T2G में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन भरे हैं तब हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो T2G में जब अगर हमारे इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल है तो हम लोग इसको ईडी स्टेट के रिमूवल के जो हमने जो पहले बताया था उसके बेस पे हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा T2G में इलेक्ट्रॉन क्या है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकली भरा हुआ है, ठीक है, फील्ड है, अनसिमेट्रिकली फील्ड है T2G के अंदर, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 भागों में बांट देंगे बेस्ड ऑन रिमूवल ऑफ ईडी कैसे। अगर मान लो कि मेरे ग्राउंड स्टेट है डी की, ठीक है, ये स्प्लिट हुआ, Eg बना और T2G बना, ठीक है। अब Eg अगर स्प्लिट हुआ माइक्रो स्टेट में और T2G स्प्लिट हुआ हमारा माइक्रो स्टेट में, तो ये तो आपको पता है कि एक कंडीशन क्या बन सकती है कि dx स्कोर y स्कोर बन सकता है और दूसरा बन सकता है dz स्कोर, dz स्कोर। और यहाँ पर क्या बन सकता है, एक ये dxy, दूसरा dyz और dzx, ठीक है।
एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि मेरा Eg है और T2G है, वो इस तरह से हो, Eg में dz स्क्वायर ऊपर हो, dz स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाए और dx स्क्वायर y स्क्वायर की एनर्जी घट जाए, dxz dyz और dxy, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है, हम लोग इसको किस बेस पे समझेंगे, ईडी के बेस पे समझेंगे, कौन सा स्टेबल होगा और कौन सा स्टेबल नहीं। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग D1 पे जाते हैं, सबसे पहले हम लोग D1 पे जाते हैं। T2G में D1 होगा तो सीधी सी बात है कि T2G में ही जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग पीछे की स्लाइड को देखें, मेरे हिसाब से पहले अगर ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ठीक है, तो वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा T2G में, ठीक है, ना कि Eg में जाएगा। T2G में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, T2G में आने के बाद हमारा यहाँ पर आएगा dyz और dzx में आएगा। तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ईडी स्टेट में यहाँ भी अनसिमेट्रिकल है, यहाँ भी अनसिमेट्रिकल है, और यहाँ आएगा यहाँ भी अनसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ दो ऑर्बिटल है, ठीक है। कितने ऑर्बिटल है यहाँ पर? दो ऑर्बिटल है, और दो में से कितना, एक ही ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ भी ईडी स्टेट से वापस ईडी स्टेट बन गया है। इसको आगे समझिए कि मेरा पहले मेरे पास, जैसे मेरे पास पहले 5 D5 थे, 1 2 3 4, ठीक है। ये टूट के क्या बन गया, Eg और T2G। ये T2G है, ये Eg है, ठीक है दोस्तों। और अब ये टूट के बन गया dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। और ये वाला है, ये भी दो भागों में टूट गया, माइक्रो स्टेट में टूट गया। ये टूट गया dxy और ये दो में टूट गया dyz और dzx, ठीक है। इसको भी थोड़ा बना लेते हैं तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, dxy हो गया और dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है, ये अनसिमेट्रिकल है। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ पर क्या है, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। इसका मतलब ये ईडी स्टेट है, ईडी है, ठीक है, ये ईडी है, समझ में आ गया। ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ भी ईडी है, ठीक है, यहाँ भी ईडी है। अब यहाँ से अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो यहाँ भी तो ये ईडी है। क्यों? यहाँ भी तो ये अनसिमेट्रिकल है। अगर यहाँ पर मेरा एक ऑर्बिटल होता तो फिर इसका चांस केवल dxy में ही बनता, पर यहाँ पर दो चांस बन जाते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, dyz में रहेगा या dzx में रहेगा, इन दोनों में से ये किस में रहेगा। तो यहाँ भी ये क्या है, ईडी स्टेट है, मतलब यहाँ भी ये अनसिमेट्रिकल है। इसका मतलब मेरा जो स्टेट है, मेरी जो स्टेट है, इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट है वो पहले भी ईडी थी,
और बाद में भी ईडी रही, तो ईडी स्टेट मेरी चेंज ही नहीं हुई। ईडी स्टेट क्या नहीं हुई, मेरी चेंज ही नहीं हुई। तो यहाँ से मेरी जो जेटीएसई है, जेटीएसई है वो जीरो हो गई। जेटीएसई है ही नहीं, एनर्जी रिलीज ही नहीं हुई मेरी यहाँ से। ठीक है, एनर्जी रिलीज कब होती, जब मेरा ईडी स्टेट से नॉन ईडी स्टेट बढ़ जाता, तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल हो जाता और वहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाती। अब मैं यही सिस्टम है, इसको मैं अगर उल्टा कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, कैसे उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं केवल माइक्रो स्टेट वाली कंडीशन को मैं बदल रहा हूँ, ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे कर दूँ, ये डी जेड स्क्वायर, ये डी एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये मेरा डी वाई जेड जेड एक्स, और यहाँ पर मेरा डी एक्स वाई। अब जो मेरा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये वाला ईडी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरा इसमें आया तो यहाँ पर ये सिमेट्रिकल हो जाता है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, नॉन ईडी हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन ईडी हो जाता है। इसीलिए ये जो यहाँ पर मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, ये ईडी स्टेट से किस में चला जाता है, नॉन ईडी में, नॉन ईडी में चला जाता है। तो ये मोर स्टेबल हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको प्रेफर नहीं करेंगे, इसको प्रेफर करेंगे। ठीक है दोस्तों, D1 में हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, इस सेकंड वाले को प्रेफर करेंगे। हम लोग इसको सेकंड बोल रहे हैं, इसको फर्स्ट बोल रहे हैं, तो प्रेफर किसको करेंगे, सेकंड वाली कंडीशन को हम लोग प्रेफर करेंगे। इसी तरह से हम लोगों को क्या निकालना है, D2 के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, D2 T2G के लिए निकालना है। आप लोग निकालिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ये ईडी स्टेट से नॉन ईडी स्टेट बन जाता है किसमें, नॉन ईडी स्टेट बन जाता है किसमें, फर्स्ट वाले में। किसमें, फर्स्ट वाली कंडीशन में ये क्या बन जाता है, फर्स्ट वाली कंडीशन में ही ये ईडी से नॉन ईडी। मान लो कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ भी ईडी है। अब यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, सिमेट्रिकल हो जाते हैं, और सिमेट्रिकल होने के कारण यहाँ पर ये क्या हो जाता है, नॉन ईडी स्टेट हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर ये फर्स्ट वाली कंडीशन ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, और फर्स्ट वाली कंडीशन को मोर प्रेफरेबल माना गया है। आप लोग कन्फ्यूजन रहेंगे कि कौन सा मैं किसको ऊपर करूँ, डी जेड स्क्वायर को ऊपर करो या डी एक्स वाई को ऊपर करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऊपर करो। मतलब आपका ये कन्फ्यूज़न मैंने यहाँ से लगभग मैंने क्लियर कर दिया है आपको। ये कन्फ्यूजन यहाँ से अब नहीं रहेगा कि मैं किसको ऊपर रखूँ और किसको नीचे रखूँ। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मैं किस कंडीशन को ऊपर रखूं और किसको नीचे रखूं, कौन सा मेरा डी एक्स स्क्वायर ऊपर रहेगा और डी जेड स्क्वायर नीचे रहेगा, कब ऊपर रहेगा और कब नीचे रहेगा, किस में एनर्जी ज़्यादा रहेगी और किस में कम रहेगी। ये आपको, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं यहाँ पर D3 की बात कर लेता हूँ, तब आप लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए, आप अपने दिमाग में सोच लीजिए। मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ T2G। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को D3 आते ही एक दिमाग में पहले से ही आ जाना चाहिए। मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, अगर D3 है इसका मतलब इसमें JTD है ही नहीं, इसमें JTD है ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जब इलेक्ट्रॉन EG और T2G में स्प्लिट होता है ऑर्बिटल, अगर तो T2G में 3 ऑर्बिटल है और 3 के 3 अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो यहाँ पर नॉन ईडी यहीं पर बन जाता है, तो ये माइक्रो स्टेट में टूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर JTD होगा ही नहीं, D3 में JTD पाया ही नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं आपको बता दूं कि अब आप अगर इससे आगे सोच रहे हैं, D4 के बारे में सोच रहे हैं, तो D4 और D1 दोनों सेम ही रहेगा। D4 और D1 आपका दोनों सेम ही रहेगा।
ठीक है, कैसे सेम रहेगा? अगर मैं दोबारा जाता हूँ वापस यहाँ पर, तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ से भरने के बाद यहाँ आता हूँ तो 1 2 3, ठीक है। और अगर मैं चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं आगे यहाँ पर स्प्लिट करता हूँ, ठीक है, इसको आगे स्प्लिट करता हूँ, तो 3 तो यहाँ पर सिमेट्रिकल हो गए, 3 यहाँ पर क्या हो गए? सिमेट्रिकल हो गए, ठीक है। और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाएगा? या तो डी जेड स्क्वायर में जाएगा या फिर किस में जाएगा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जाएगा, जो कि डिपेंड करता है, मैंने पहले से ही आपको पढ़ा दिया है। D4 तो पहले पढ़ा ही दिया है मैंने, अभी अभी जस्ट पढ़ाया। D4 जो पढ़ाया है वो वैसे के वैसे होगा जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले डी जेड आउट और जेड इन में जैसे पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर मैं हाँ, अगर यहाँ पर एक कंडीशन हो सकती है, अगर मेरा D4 अगर T2G में है, ठीक है, तो फिर ये D1 के जैसा होगा। T2G में अगर मेरा यहाँ पर मैं 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरता हूँ और चौथा इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ रहता है, ठीक है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया और चौथा इलेक्ट्रॉन मेरा DYZ में है, तो यहाँ भी ये क्या है? अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। इसका मतलब मेरा अनसिमेट्रिकल वाली कंडीशन यहाँ पर भरी नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला क्या होगा? प्रेफरेबल नहीं होगा, सेकंड वाला प्रेफरेबल होगा, जैसे हमने D1 में किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये D1 के सेम ही होगा, और D1 में क्या हो जाता है? ZN हो जाता है। D1 में क्या हो जाता है हमारा? ZN हो जाता है। पहले से ही हमने पढ़ा है कि ZN किस में होता है? जिसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की अपनी जो एनर्जी है वो कम है, डी जेड स्क्वायर की एनर्जी है वो ज़्यादा है, ठीक है। और फिर हम लोग अगर बात करते हैं इससे आगे T2G की बात कर लेते हैं, ठीक है। T2G मतलब बात कर ही रहे थे, D5 की बात कर लेते हैं। तो D5 और D2 दोनों सेम ही रहेगा, किसमें? T2G में। ये किस में रहेगा? ये जेड आउट में रहेगा। ये किस में रहेगा? ये जेड आउट में रहेगा। जैसे हमने पहले पढ़ा था D2 है और वो D5 के समान है, D1 है वो D4 के समान है। आप लोग इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन को भर के आप देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जेड आउट और जेड इन कैसे हुआ। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ इन सब की, आपको यहाँ से तो पता चल ही गया होगा। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि हमने इलेक्ट्रॉन को कैसे हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि अगर हमारा D1 है सिस्टम, तो भी हम लोग बता सकते हैं कि मेरा सीधा ZN है, सीधा आंसर आएगा, सीधा ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। और T2G है, T2G का D1 और D4 इन दोनों आएगा तो भी हमारा ZN है, और D2 है और D5 है तो भी हमारा Z आउट होगा। अगर D3 है तो उसमें JTD होगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं इससे आगे जाता हूँ, और आगे वाला मैंने पहले से ही पढ़ा चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। EG1 EG3 और दोबारा से T2G2 T2G5, ठीक है, ये सब के सब किस में रहेंगे? जेड आउट में रहेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको रट भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं इसको, तो ये आप याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। EG1 EG3 और T2G2 और T2G5, 2 और 5 मैंने अभी बताया कि दोनों सेम ही रहते हैं, ठीक है। और 1 और 3 दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये किस में आएगा? जेड आउट में आएगा। ये किस में आएगा? जेड आउट में आएगा। और दूसरा बाकी क्या बच गया हमारा? T2G फर्स्ट और T2G 4 बच गया, ठीक है। वो किस में चला गया? हमारा जेड इन में चला गया,
ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सियली कंप्रेस्ड, एक्सियली क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। और ये इसमें क्या हो गया, एलोंगेशन हो गया, एलोंगेशन हो गया, एक्सियली एलोंगेशन हो गया। ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। अरे कोई ये तो नहीं सोच रहा है ना कि यहाँ पर मैंने EG2 क्यों नहीं लिखा है, EG2 क्यों नहीं लिखा है। अरे भाई साहब EG2 में JTD होता ही नहीं है, EG2 में JTD होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो ये थोड़ी थोड़ी बात है, ध्यान रखो थोड़ा। ठीक है। अब हम लोग ओवरऑल ऑक्टाहेड्रल JTD के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ऑक्टाहेड्रल JTD के बारे में ही पढ़ रहे थे। ये सारी चीज़ें हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, ऑक्टाहेड्रल JTD के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग अब ओवरऑल रिव्यू ले लेते हैं ऑक्टाहेड्रल का। तो यहाँ से आप लोगों को एक ओवरऑल ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको मैं अगर बता देता हूँ ऑक्टाहेड्रल JTD के बारे में। ठीक है। तो ये दो तरह से आपका इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक आपका कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, फॉर डिफरेंट, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बाय कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, समझ लेना इसको, डिफ्रेंशिएट बाय कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर मेरा T2G है, ठीक है, वो अगर अनसिमेट्रिकल है, और अगर मेरा EG है वो भी अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, वो भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तब इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, या फिर कहें कि किस में ज़्यादा JTD होगी, किस में ज़्यादा JTD होगी, या फिर स्ट्रॉन्ग JTD किस में होगी। तब अभी आपने देखा था कि EG वाली जो JTD है वो क्या रहती है, ज़्यादा रहती है कंपैरेटिवली T2G के कंपैरिजन में। तो ये वीक रहेगा, ये ध्यान रखना, बहुत काम की है। T2G में जो JTD है वो वीक रहती है, वीक डिस्टॉर्शन होता है। इसमें EG में स्ट्रॉन्ग JTD रहती है। ठीक है। तो यहाँ से ये भी आप लोग पता कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट है, अगर मैं कहूँ कि मेरा सीरीज अलग अलग है, मतलब जैसे अगर मेरा सीरीज अलग अलग है, जैसे 3D है, अगर मेरे पास 4D की बात कर रहा है, अगर मेरे पास 5D की बात करेगा, तो यहाँ पर जैसे जैसे सीरीज बढ़ रही है वहाँ पर JTD क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग JTD का। ठीक है, JTD का ऑर्डर है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में रहेगा, इसमें रहेगा, और वीक किस में रहेगा, इसमें रहेगा। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन में, अगर मैं तीसरी बात करता हूँ, अगर तीसरी बात अगर मैं EG में कर लेता हूँ, EG में अगर मेरा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि EG ज़्यादा स्ट्रॉन्ग JTD दे जाए, तो EG में भी मेरा एक EG1 है और एक EG3 है, क्योंकि EG2 तो सिमेट्रिकल होता है, उसमें JTD होती ही नहीं है। तो EG3 वाले में क्या रहेगा, ज़्यादा JTD रहेगा, ये इसमें स्ट्रॉन्ग JTD रहेगा कंपेरेटिवली यहाँ पर मेरे EG1 के कंपैरिजन में। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग अगर मैं ओवरऑल अगर मैं देखूँगा, तो अगर मेरा देखा जाए तो EG सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग JTD, EG में स्ट्रॉन्ग JTD, उसके बाद 5D, 4D, 3D में ज़्यादा JTD। ठीक है। और अगर 5D, 3D, 4D में अगर T2G और EG आ जाए, तो भी वहाँ पर EG ज़्यादा स्ट्रॉन्ग JTD देता है कंपेरेटिवली T2G के कंपैरिजन में। ठीक है। अब अगर मैं
दूसरा जो टाइप है ऑक्टाहेड्रल का, वो अगर लिगेंड के बेस पे मेरा डिस्टॉर्शन है, ठीक है, लिगेंड की स्ट्रेंथ के बेस पे, अगर मेरा लिगेंड अलग है और उसकी स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में मेरा अगर कंपैरिजन करवा दिया जाए, तब अगर मैं कैसे यहाँ पर इसको देखूंगा, इसको फॉर डिफरेंट लिगेंड, डिफरेंट लिगेंड्स के लिए जेटीडी जितना स्ट्रांग लिगेंड होगा, जेटीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फील्ड स्ट्रेंथ के, किसके, फील्ड स्ट्रेंथ के, फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फील्ड स्ट्रेंथ लिगेंड के, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डेल्टा ओ, ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल रूप से देखूं तो मेरे पास कोई मेटल है, H2O है, 6 है, मेरे पास मेटल है, अगर मेरे पास Cl है, 6 है, ठीक है, अगर मेरे पास Cn है और वो 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी मेटल है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जेटीडी देखने के लिए, तो यहाँ पर स्ट्रांग फील्ड क्या है, किसकी, लिगेंड की जो फील्ड है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग किसकी है, जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। और पाई एक्सेप्टर लिगेंड आपको यहाँ पर कौन दिख रहा है, थर्ड वाला पाई एक्सेप्टर लिगेंड दिख रहा है। अगर मैं नंबरिंग कर लूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड वाला सबसे ज़्यादा जेटीडी, ठीक है, जेटीडी थर्ड वाले में सबसे ज़्यादा, उसके बाद में फर्स्ट वाला और उसके बाद में सेकंड वाला, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोगों को ओवरऑल ऑक्टाहेड्रल का जेटीडी का एक रिव्यू मिल गया है। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जेटी थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, मतलब किस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ए कॉपर H2O 6 2+ बी मेरा हो जाएगा FeO 4 हो जाएगा, सी मेरा हो जाएगा Cu Cn 3 हो जाएगा, और डी मेरा हो जाएगा Ag NH3 2+, ठीक है। तो यहाँ पर कौन किस में जॉन टेलर थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है। तो शुरुआत में ही अगर ये अपन ने बेसिक चीज़ पढ़ी थी, और सबसे बेसिक चीज़ थी मैंने बताया था, जॉन टेलर थ्योरम वो कहती है कि अगर कोई भी सिस्टम नॉन लीनियर है, ठीक है, तो वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेरेटिवली लीनियर के, ठीक है। मतलब अगर सिमेट्रिकल से नॉन सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सिस्टम है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, सिमेट्री देखेंगे, ठीक है, लीनियरिटी देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई सिस्टम लीनियर है तो सबसे पहले ही वो बाहर हो जाएगा। तो ये तो क्या ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल तो लीनियर नहीं है, ठीक है। ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा सिस्टम। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सिस्टम क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर है, और लीनियर होने के कारण यहाँ पर ये सिस्टम नॉट एप्लीकेबल है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा, ठीक है दोस्तों।